ये जो स्पाई और एस्पियोनाज की जो दुनिया होती है इट्स ऑलवेज केप्ट इन द डार्क इन द शैडोज एंड राइटफुली सो बिकॉज वो ऑपरेशंस का वही एजेंडा और मोटिव होता है. You have to have a lot of patience, मतलब कि आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स, अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके अंदर एक पैटर्न को ढूंढना पड़ता है. दैट इज एक्चुअली इंटेलिजेंस. उससे आपको क्या दिख रहा है? अगर पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, आर्मी का काम है एक्शन, डिप्लोमेट्स का काम है नेगोशिएशंस, इंटेलिजेंस का काम है प्रिवेंशन. कभी भी सोचा है कि स्पाइज या एस्पियोनाज की दुनिया होती कैसे है, या फिर धुरंधर और आजी जैसी मूवीज इस वर्ल्ड को करेक्टली डिपिक्ट करती है भी या नहीं? आज के पॉडकास्ट में अनिरुद्ध मित्रा, एक फॉर्मर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और ऑथर, हमें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में बताएंगे. ये जो स्पाई और एस्पियोनाज की जो दुनिया होती है इट्स ऑलवेज केप्ट इन द डार्क इन द शैडोज एंड राइटफुली सो बिकॉज वो ऑपरेशंस का वही एजेंडा और मोटिव होता है. बट टू एन ऑडियंस जिनको इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो, राइट, हमें हमारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मूवीज या पॉडकास्ट तक ही सीमित होती है. सो आई वॉन्ट यू टू टेक द ऑडियंस इन टू दैट वर्ल्ड कि ये दुनिया एग्जैक्टली होती कैसे है बेसिकली. एस्पियोनाज की दुनिया, द फर्स्ट थिंग इज इट्स नॉट ग्लैमर. बहुत सारे पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत सारे साइलेंस की जरूरत होती है, और लोनलीनेस. बहुत सारे पेपर वर्क्स होता है, उनको एनालाइज किया जाता है, सर्वेलेंस होता है घंटों भर. आप कहीं खड़े हैं, कोई आएगा, किसी से मिलेगा, सिर्फ उतने ही इंफॉर्मेशन के लिए आप कहीं खड़े हैं. हो सकता है 2 दिन हो गया, वो आए नहीं, और आपका इन्फॉर्मर कह रहे नहीं आएगा, आप वेट कीजिए. तो वेटिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ 5 घंटा 6 घंटा, समटाइम इट कैन बी 24 आवर्स. सो बहुत समय लगता है. यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. मतलब कि आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स, अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके अंदर एक पैटर्न को ढूंढना पड़ता है. दैट इज एक्चुअली इंटेलिजेंस. उससे आपको क्या दिख रहा है? लाइक सडनली कश्मीर में कुछ सर्टेन प्राइवेट बैंक्स में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, छोटा छोटा अमाउंट में, बट ऑन अ रेगुलर इंटरवल. फिर आप देख रहे हैं कि जो घुसपैठिया होते हैं उनका आना शायद थोड़ा बढ़ गया उसी समय. फिर पता चला कि किसी और एक सेक्टर में आर्म्स पकड़ा गया था जब स्मगलिंग हो रहा था, पाकिस्तान की ओर से मान लीजिए हिंदुस्तान आ रहा था. तो आपको अचानक लगेगा कि पैसा आ रहा है, आर्म्स आ रहा है, मैन पावर आ रहा है. तो वो पैटर्न को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज इंटेलिजेंस गैदरिंग. उससे आप क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज या एस्पियोनाज ऑपरेशन के बारे में एक आम लोगों की एक धारणा होती है कि एक्शन. ऐसा कतई नहीं. एक्शन इज द लास्ट रिसोर्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग अ लाइफ. दैट इज ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट. दैट इज नेवर अ चोजन. देयर इज नथिंग कॉल्ड हिट लिस्ट. मुझे कई बार पूछा गया हिट लिस्ट होता होगा ना कोई रॉ का. ऐसा कुछ नहीं होता है. सो दैट इज ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट. एस्पियोनाज में बहुत सारे नेगोशिएशंस होता है, इन्फिल्ट्रेशन करना पड़ता है. सपोज मान लीजिए हमारा कोई एक स्पाई है जो, या किसी भी देश का कोई स्पाई एक और एक देश में गया है, उसको सेटल करने में लोगों की जो ट्रस्ट है उसको हासिल करने में बरसों लग जाते हैं. और शायद उसके पास वो शुरू करता है 5 years प्लान लेके कि हमें लगता है कि अगले 5 साल के बाद फलाना पार्टी शायद पावर में आ सकती है. वहां का जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है या इक्वेशंस है वो कैसे चेंज हो रहा है. तो हम अपने लोगों को कुछ इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया उन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि वो लोग आएंगे तो हमें लगता है
हमारे लिए हमारे देश की हित में इंटरेस्ट कम है, थोड़ा खतरा दिखता है। सो अभी से प्लांट करना शुरू कर दो। 5 साल बाद अगर वो पार्टी पावर में आई, तब तक हम लोग ऑलरेडी अंदर घुस चुके हैं। करेक्ट। और फिर उस वक्त हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे शायद हम बहुत सारी चीज जो है प्रिवेंट कर पाएंगे। एस्पियोनाज बेसिकली ऐसा ही होता है, मतलब कि अगर पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, करेक्ट, आर्मी का काम है एक्शन, डिप्लोमेट्स का काम है नेगोशिएशंस, इंटेलिजेंस का काम है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग दोज इंसिडेंट्स फ्रॉम बिकमिंग हेडलाइंस। राइट। तो उसका सक्सेस जो है वो हमेशा साइलेंस में रहता है, आपको और हमें कभी पता नहीं चलेगा। करेक्ट। उसका फेलियर सिर्फ हम लोग को पता चलता है क्योंकि वो सुर्खियां बन जाती है। राइट, यस। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। और जब आप ये बुक भी लिख रहे थे, जो डेडली डायरेक्टिव बुक है, बहुत लोग कहते हैं कि ये नॉन फिक्शन जैसे लोगों को लगता है, भले ही ये फिक्शन बुक है। सभी लोगों ने यही कहा। हाँ, एवरी रिव्यू सेड दैट। करेक्ट। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप जब रिसर्च कर रहे थे, आपने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, आपने लोगों से बातचीत की होगी, तो आपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से इस दुनिया के बारे में ऐसा क्या जाना जो शायद आम आदमी को पता ना हो? देखिए, डेली डायरेक्टिव जो है, चाहे ये फिक्शन फॉर्म में हो या नॉन फिक्शन में हो, ऐसी किताब लिखना सिर्फ रिसर्च करके पॉसिबल नहीं होता है। राइट। ये बरसों का रिसर्च जो मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है, एक तक आपका सिस्टम बन जाता है। आपकी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए जो आपको ट्रस्ट करते हैं, मोर देन यू ट्रस्ट देम। करेक्ट, यस। तो ये डेवलप करने में ना, इसको एस्टैब्लिश करने में डिकेड्स लग जाते हैं कभी कभार। तो मेरा जर्नलिज्म का करियर शुरू हुआ था 1982 में। आई एम श्योर यू आर नॉट बोर्न एट दैट टाइम। सो और मैंने कुछ 10 साल एक्टिव जर्नलिज्म किया टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे में, एंड आई वाज कवरिंग दीज एरियाज बेसिकली। उसके बाद मैं फिल्म और टेलीविजन में आ गया, लेकिन मेरे अंदर जो रिपोर्टर है ना, उसका जो इंस्टिंक्ट है, वो जो आदत है, इट नेवर डाइड इन मी। लोगों से एक कांटेक्ट भी रहा, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में थे या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में थे, वो लोग रिटायर भी कर गए, कुछ अब नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे से सीनियर थे काफी। तो एक उनसे इंटरेक्शन हमेशा चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट होता है कि एक कोई जैश ए मोहम्मद का एक अटैक हो गया, या पैलेस्टाइन में कुछ हो गया, टेल अवीव में कुछ होता है, वाशिंगटन में कुछ होता है, तो आप अपने पेयर ग्रुप के अंदर, अपनी ऑर्बिट के अंदर ये सारे डिस्कशन, बातचीत करती हैं, और आपको बहुत सारी चीजें पता चलती रहती हैं जो नॉर्मल सीक्वेंसेस में आम आदमी को नहीं पता चलेगा। इट इज ऑलवेज बीइंग दिस इंटरेक्शंस हैपनिंग इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, सर्टेन से जो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, और उनके लिए ये एक एकेडमिक डिस्कशन है। लेकिन डेटा अंदर आ रहा है ना। तो करते करते एक स्टेज आया जब हमको लगा, और मैं हमेशा चाहता था कि मेरे को सबसे फैसिनेटिंग लगा ये दुनिया, तो क्योंकि यहाँ लोग हमेशा शैडोज भी, आपने शुरू में कहा, ये शैडोज में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं ताकि हम लाइट में जी सके, उजाले में जी सके। तो मैं हमेशा चाहता था इनके बारे में लिखा जाए, लेकिन ये लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूज की दुनिया में आप जो लिखते हैं वो नॉन फिक्शन है, दैट इज सपोज टू बी ट्रू। तो उसमें प्रूफ की जरूरत होता है, एविडेंस की जरूरत होता है। कल अगर कोई इसको डिनाई कर दे तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए ज्यादा लिखना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप देखेंगे कि एस्पियोनाज के ऊपर बहुत सारी अच्छी जो किताबें हैं या ग्रेट राइटर्स हैं, दे हैव ऑलवेज रिटन फिक्शन। तो लगा कि ये नॉन फिक्शन तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जो लोग शायद आपको इन सिचुएशंस को समझने में मदद कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहे, आपको एक सर्टेन डायरेक्शन दे रहे हैं, वही लोग सबसे पहले डिनाई कर देंगे इस किताब को, या आपसे उनका नाता टूट जाएगा। करेक्ट। या किसी भी सेक्टर से एक कोई केस फाइल हो सकता है। यू माइट बी वायलेटिंग द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, नॉट माइट बी, यू विल बी। तो हमको लगा कि ये कहानी जो है इसको फिक्शन करके कहते हैं,
सुनाते हैं लोगों को. एंड आई रोट द बुक. एंड यू नो इससे मुझे और एक क्वेश्चन है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एस्पियोनाज, क्योंकि हमें ना द हिस्ट्री ऑफ एस्पियोनाज, क्योंकि हमें करंट सिनारियो के बारे में पता है, वी नो अ लॉट अबाउट इंडिया, अबाउट पाकिस्तान, बट ये इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत एज अ कंट्री, एज ह्यूमंस तो बहुत सालों पहले से लगी होगी. हाँ, देखिए इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ये तो शुरू से रहा है. लाइक जो कौटिल्य अर्थनीति जिसको बोलते हैं, तो उस वक्त भी इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता था सामने से कि वो लोग क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. मिडिवल किंगडम में भी हमने देखा कि जो ओपोनेंट कोर्ट्स जो है उसके बारे में आप जानना चाहते थे, क्योंकि आपको कुछ चीजें, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तो आप प्रिवेंट कर पाएंगे कुछ सिचुएशंस को जो आपके लिए हॉस्टाइल बन सकता है. ये हमेशा था. जहां तक इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात है, जो हमारी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी है, IB, वो तो कॉलोनियल पीरियड में, आई थिंक 19th सेंचुरी में, 18 समथिंग में उसका स्थापना किया गया था. उस वक्त ब्रिटिश जो थे वो जानना चाहते कि डिसेंट कहां तक है, कि जो फ्रीडम फाइटर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं. तो इसीलिए IB का जो है गठन किया गया था. इसके बाद वो काम चलता रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस. लेकिन हमारे पास कोई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी नहीं था. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वी आर अ सॉवरेन नेशन नाउ एंड इंडिपेंडेंट कंट्री. हमारी जिम्मेदारियां जो है बढ़ जाती हैं, हमारे रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं, हमारे पर जो थ्रेट्स हैं वो भी बढ़ जाता है, खास करके पार्टीशन के बाद. हमने 1962 में चाइना वॉर एक्सपीरियंस किया. 1966 में पाकिस्तान के साथ एक वॉर हुआ हमारा. तो हमें लगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अगर हमें पहले से मालूम थी तो शायद ये सिचुएशन नहीं आता, या इससे बेहतर हो सकते थे हमारे हित में. तब जाकर 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW, that was founded by रामेश्वर नाथ, जो पहले IB में काम करते थे. He is an IPS ऑफिसर. उन्होंने जाके मिसेस इंदिरा गांधी को समझाया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी, और वो बना. और शुरू से ही उसका एक स्ट्रेटेजी था कि प्रोबेबली, देखिए आपका सबसे बड़ा कंसर्न कौन होता है? आपके नेबर्स. अगर आपके नेबर्स के साथ आपके संपर्क ठीक ना हो तो आपका हेडेक बहुत बड़ा बढ़ जाएगा देन व्हाट अमेरिका इज थिंकिंग ऑफ यू, और व्हाट से UK इज थिंकिंग ऑफ यू, व्हाट फ्रांस, यूरोप इज थिंकिंग ऑफ यू. और सबको मालूम था कि हमारा रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं था, स्पेशली पोस्ट 1966 वॉर. पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर दो अलग अलग हिस्से में था, एक नॉर्थ और वेस्ट में और इधर ईस्ट में, ईस्ट पाकिस्तान. तो दुश्मन हमको दोनों तरफ से घेर रहे थे. तो हमको लगा कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो क्यों ना हम बांग्लादेश की मदद करें जिससे पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाए, और बांग्लादेश जो नया नेबर हमारा बनेगा उसके साथ हमारा रिलेशनशिप शुरू से ही अच्छा होगा. Got it. And it will be a big blow to पाकिस्तान. वो स्ट्रेटेजी एकदम सफल रहा, and that is considered one of the greatest victories of RNAW. लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा था कि सक्सेस साइलेंस में रह जाता है, फेलियर्स सुर्खियां बन जाती हैं. आप कभी भी गूगल करके देखिए बांग्लादेश वॉर, विक्ट्री, फ्रीडम, इंडिया सक्सेस अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें आपको क्या फोटोग्राफ्स मिलेंगे? मिसेस इंदिरा गांधी के, उन इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के जिनके पास पाकिस्तानियों ने आके सरेंडर कर दिया. बांग्लादेश वॉर, इंडियन आर्मी, मुक्ति योद्धा, मुक्ति बाहिनी, मुजीबुर रहमान. रामेश्वरनाथ काऊ का फोटोग्राफ कहीं नहीं आएगा, या बाकी लोग जो काम कर रहे थे उनके साथ, जिनको बोला जाता है कॉबॉयज ऑफ, एक बहुत सीनियर रॉ ऑफिसर रहे हैं, बी रमन. ही रोट अ बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, कॉबॉयज ऑफ रॉ.
तो उनके बारे में उनका फोटोग्राफ उन आना भी नहीं चाहिए देखा जाए अगर, बिकॉज अगर उनके बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो गया हाँ. तो किस बात के लिए इसको आप सीक्रेट सर्विस कहेंगे, है ना? तो खुफिया तो नहीं रह जाएगा. Correct. लेकिन शुरुआत वहीं से हुआ था. Got it. जो मुक्ति बाहिनी के सोल्जर्स थे, जिनको मुक्ति योद्धा कहते थे वो लोग, Yes. उन लोगों को, उनमें से एक लार्ज नंबर ऑफ देम अंडर द लीडरशिप ऑफ मुक्ति योद्धा को टाइगर सिद्दीकी, दे वर ऑल कॉल्ड टू इंडिया. सब इंडिया आए, यहाँ उनकी ट्रेनिंग कैंप हुआ, यहाँ उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया गया. Okay. आर्म्स ट्रेनिंग दिया गया, बहुत सारे और चीजें सिखाई गई कि कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है पाकिस्तान कैंप्स में, हाउ टू काउंटर देयर इंटेलिजेंस. Yeah. तो ये फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग उन लोग को दिया गया. और ये कोई 1971 में थोड़ी हुआ, ये 1968-69 में शुरू हो गया था. तो वहां भी आप देखिए 3-4 साल तक ये सब चला. उसके बाद जो है हमने आर्म्स वगैरह सप्लाई दिया, उनको पैसे दिए, उनको बहुत सारे और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया. बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी जो है मुक्ति बाहिनी उनको, और इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा, उनके हौसले बढ़े. Yes. तो दे स्टार्टेड काउंटरिंग द पाकिस्तान आर्मी और द राजाकर्स इन अ ग्रेटर वे विद ग्रेटर स्ट्रेंथ. और एक स्टेज आया जब हमने मिलिटरीली इंटरवेन कर गए हम, और वो फिर एक वॉर बन गया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए जो आज तक वो लोग हजम नहीं कर पाए. और मैं और एक चीज जानना चाहती हूँ कि जब एक ऑपरेशन की शुरुआत होती है, ऑफ कोर्स विदाउट रिवीलिंग टू मच, वो शुरुआत होती कैसे एग्जैक्टली? जो बेस लेवल का प्लान होता है कि अभी एक स्पाई को अक्रॉस द बॉर्डर भेजना है, तो वो शुरुआत एग्जैक्टली होती कैसे है? डिस्कशंस क्या होते हैं? देखिए, ऑपरेशन एक नॉर्मली इट्स coordinated effect of various actions, which is called an operation, जो आखिर में जाके होता है. Yeah. लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन, मैं आपको आज की तारीख में की इंफॉर्मेशन देता हूं. जैसे मान लीजिए, अगर इफ यू गो बैक 3 years, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, उनके साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप था. लेकिन वहां जो एंटी हसीना sentiments था, it was getting strengthened, it was growing in a big way. उसका फायदा जिस तरह अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिका और चाइना उठा रहे थे, पता नहीं हमें ये बात कहां तक मालूम था, शायद हमें नहीं मालूम था. और अगर अमेरिका या चाइना उन सेंटिमेंट्स के फायदा उठा रहे हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन लोग को लगा था कि शेख हसीना को अगर नहीं हटाओगे तो इंडिया का कंट्रोल बांग्लादेश के ऊपर टोटल रहेगा. तो एक बांग्लादेश के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हसीना को हटाया जाए. दे हैड रीजंस ऑफ कि हर गवर्नमेंट इज वेरी करप्ट. अभी उस सेंटिमेंट के अंदर देखिए कैसे लोग प्ले करते हैं, जो हमें रीड करना चाहिए, जिससे कोई ऑपरेशन का शायद बर्थ होगा. वहां जेल में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको छोड़ा जा रहा था, जो जिहाद मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जो हसीना के बिल्कुल खिलाफ थे, शेख हसीना के, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग खालिदा जिया's टाइम. जो हसीना के टाइम में आके जेल चले गए थे, उन सब लोग को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा था थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन ए लेजिटिमेट वे. शायद बांग्लादेश इंटेलिजेंस को भी नहीं पता चला ठीक से, जो हमारे साथ वो शेयर करना चाहते थे, या वो लोग भी चाहते थे कि इस गवर्नमेंट में एक बदल आए. उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया. हम लोगों को लगा कि हसीना के साथ सब कुछ तो ठीक है, फिर काहे की चिंता. तो हो सकता हमारे तरफ से कुछ कमियां रह गई. तो हमने वो सिचुएशंस को कभी ठीक से रीड नहीं किया. वो पैटर्न हमको नहीं समझ आया, जिसके फलस्वरूप
इतना बड़ा चेंज आ सकता है। तो अगर वो पैटर्न को समझने के बाद हम लोग ऐसा कुछ करते, फिर एक मतलब कि देन यू रिक्वायर एन ऑपरेशन टू डू समथिंग। राइट। जैसा मान लीजिए हमें मालूम है कि अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कैंप्स हैं। यस यस। हमारे पास इंफॉर्मेशन रेगुलर आ रहा है, कहाँ उनका क्या घर है, कितने लोग हैं, उनके आर्म्स कहाँ छुपाए जाते हैं, क्या उनके आर्म्स उनके कैंप्स के अंदर ही रहता है या कहीं और रखा होता है, एक्शन के दौरान वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बॉर्डर से कितने दूर है, क्या वो सारे ऑपरेटिव्स हैं, उनके लीडर्स कहाँ रहते हैं, सपोज हैव गॉट ऑल दिस, उनके मीटिंग्स आईएसआई के साथ कहाँ होता है, वी नो ऑल दिस थिंग्स। तो हम इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली गैदर कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन इंटर एजेंसीज के में, इंटर रिलेशनशिप जो एजेंसीज का होता है, जैसे कि रॉ के पास इंफॉर्मेशन आया, वहां से अगर घुसपैठियां यहां आ रहे हैं तो वो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबी का हो जाता है, बिकॉज दैट इज डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो एक सिनर्जी होना चाहिए कि रॉ का इंफॉर्मेशन अंदर आया, वो पुलिस को दे दी गई कुछ हद तक, आर्मी को दे दिया गया, बिकॉज ऑल दिस सेंसिटिव एरियाज जहां आर्मी की मौजूदगी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। करेक्ट। तो ये सारे एजेंसीज एक असेसमेंट करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा और कब तक। तो क्या हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा? शुड वी वेट कि वो लोग यहां आएंगे तब हम पकड़ेंगे, या हम लाइन क्रॉस करके कुछ करेंगे? गॉट इट, अंडरस्टूड। कभी कभार यहां मिसरीडिंग हो जाता है, मिसकंसेप्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तब तक एक उरी जैसा कांड हो जाता है, फिर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को कभी पहले नहीं सोचा जाता है, इट इज ऑलवेज अ रिएक्शन, मोर लाइक हाउ आर्मी ऑपरेट्स। आर्मी प्रोएक्टिव होकर नॉर्मली नहीं ऑपरेट करते हैं, वो रिएक्शन होता है कि अचानक अगर मान लीजिए हमस के बहुत सारे टेररिस्ट फ्लाई करके अंदर आ जाते हैं और इजरायली को अपने कैप्टिविटी में ले लेते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, देन दी इजरायली आर्मी और मोसाद दे रिएक्ट। सो आर्मी रिएक्ट करती हैं, इंटेलिजेंस को प्रिवेंट करना पड़ता है। तो वो ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रहा है, क्या उसको लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, तब ऑपरेशन की जरूरत होता है। जैसा मान लीजिए 26/11 में हमारे पास इंटेलिजेंस था कि देयर कैन बी एन अटैक थ्रू मैरीटाइम रूट्स। इंटेलिजेंस हमारे पास था, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, या ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एक्ट नहीं किया। हो सकता है कि ऑपरेशन का जरूरत था। राइट। वो ऑपरेशन कैसा, ऑपरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप बंदूक लगे जाके किसको मार दिया या आपने कोई ग्रेनेड फेंक दिया। तो उसके मतलब वो ऑपरेशन का एक पहला हिस्सा होगा कि हम सर्वेलेंस को बढ़ा दें। जो हमारे जितने भी मैरीटाइम रूट्स हैं, जहां से पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं, वहां पे चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इंडियन नेवी हो, लोकल पुलिस के पेट्रोलिंग हो, गुजरात में या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, यहां सर्वेलेंस बढ़ा दी जाए, पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। नहीं किया गया होगा ना, तभी तो इतनी आसानी से साउथ बॉम्बे में 8 लड़के आते हैं एक बोट में और घुस जाते हैं और जाके क्या कर देते हैं, सरेआम घूमते हैं। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उनको हम इंटरसेप्ट करते थे मिडवे, उसके लिए भी तो एक ऑपरेशन का जरूरत होता। बराबर। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ एक ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन का शुरुआत या ऑपरेशन के बारे में हम तभी सोचते हैं जब हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन और उसके एनालिसिस हमें यह बताता है कि कुछ घटने वाला है। सो वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप इट। सो देयरफॉर वी नीड एन ऑपरेशन। तो आपने जैसे अभी 26/11 के बारे में मेंशन किया जी, और आपने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी पर हमने उस पर एक्ट नहीं किया। तो वाज इट अ कोऑर्डिनेशन एरर कि डिस्पाइट हैविंग इंफॉर्मेशन हमने उस पर एक्ट नहीं किया? डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन फेलियर। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इट मस्ट हैव बीन अ फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगर ठीक से नहीं होगा, जैसा मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा और पहले ले चलता हूं राजीव गांधी असैसिनेशन केस का। 1985 में द लीडर, द सुप्रीमो ऑफ एलटीटी प्रभाकरन को दिल्ली में बुलाया गया था नेगोशिएशंस के लिए। इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड जो है वो प्रेमदासा और राजीव गांधी ने साइन किया था।
उससे पहले उनको बुलाया गया बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मेजर प्लेयर, और यहां पीस टॉक्स होना था। तो उनको दिल्ली में अशोका होटल में रखा गया था। जाहिर है कि वो हमारे सर्विलेंस में था, वहां रॉ के लोग मौजूद थे, आईबी के लोग थे, सब थे, और उनका फोन वगैरह सब कुछ टैप हो रहा था। मतलब कि होटल में है तो इंटरकॉम है, बाहर भी फोन कर सकते हैं। उसको भी मालूम था। तो वो अपने एक आइडियोलॉग के साथ फोन पे बात कर रहे थे होटल रूम से, और कह रहे थे मुझे तो नहीं लगता ये लोग मेरे को छोड़ेंगे, शायद मेरे को यहीं अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये राजीव गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ होगा अगर इसने मुझे विश्वास करके छोड़ दिया। इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हमारे एजेंसीज के पास। उसके बाद बातचीत हुआ, ये वापस चला गया। मुझे पता नहीं हमने इस बात को कितना सीरियसली लिया कि आई थिंक ही सेड समथिंग लाइक आई विल टीच हिम अ लेसन। बाद में 1991 में, कितने साल बाद, 85, 91, 6-7 years बाद, जब राजीव गांधी को उसी प्रभाकरण ने मारा अपने कार्डर्स के जरिए, हम जब उस केस को कोर्ट में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं एलटीटी की इन्वॉल्वमेंट, तो हम उसको एज एन एविडेंस मोटिवेशन के तौर से सबमिट कर रहे थे कि तब उसने ये कहा था। उसने तब कहा था, हमने कुछ किया क्या या कितना किया? तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना कुछ चल रहा था, इतने दिन से कार्डर्स आ रहे थे, पूरी प्लानिंग हो रहा था, किसी के पास कोई खबर नहीं था। और जो रॉ चीफ है गौरीशंकर वाजपेयी, मेरी किताब में बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, उनको समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि सर ये एलटीटी का काम हो ही नहीं सकता है। एलटीटी में हमारे बहुत सारे मोल है, बहुत सारे इन्फॉर्मर्स है, नो ये एलटीटी का काम नहीं है। हम देख रहे कौन किसने किया होगा, कौन इसके पीछे होगा, जबकि सबको मालूम था विद इन आवर्स कि तमिलनाडु में अगर ये इंसिडेंट हुआ होगा, ये एलटीटी का ही काम होगा, क्योंकि ये काम करने के बाद उन लोगों को सिर्फ 3 से 4 घंटा चाहिए अपने कंट्री वापस लौट जाने में, फरार होने में। करेक्ट। और ऐसे एग्जैक्टली ऐसा ही एक केस 1 साल पहले हुआ था, जब एक और तमिल रेबल लीडर, ईपीआरएलएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका लीडर का नाम था पद्मनाभा, जिसके साथ दुश्मनी था, प्रभाकरण के साथ जिसका दुश्मनी था, उसको इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम दिया गया था। बाद में वो चेन्नई में था, तब उसका हम मद्रास कहते थे, और वहां एक मीटिंग कर रहा था। 1991 मई में राजीव गांधी की हत्या की गई। 1990 जून में उसी प्रभाकरण के टीम में बाहर से अंदर आके पूरा रेकी करके प्लान करके पद्मनाभा को अपने ऑफिस में उसके साथ 12 और लोग, 6 और लोगों को मारा था, 6 या 7 लोगों को। Nobody ever thought कि इसका रिपीट हो सकता है। तो ये सब जो होता है ये हमारे अपने लैप्सेस होता है। Yes, of course. तो हम कभी कभार इंफॉर्मेशन गलत होता है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो जो कोरिलेशन है बिटवीन एजेंसीज वो ठीक से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आर्मी है, आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी है, Yes. दे आर वेरी गुड। Yes. हो सकता है कि रॉ के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी मैटर में इंफॉर्मेशन कुछ अलग है मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, और आईबी के पास थोड़ा और अलग है, और जो पुलिस की स्पेशल स्टाफ होता है उनके अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग आउटफिट भी होता है, उनके पास ऐसा ही कुछ है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द एजेंसी, सब एक साथ बैठ के इसका एक निचोड़ तो निकाले, Yes. इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है,
क्या हो सकता है, या क्या हम अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग को और एनहांस करें और बढ़ाई जाए, ताकि एक्चुअली जान सके ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन आ रहा है ये शायद जानबूझ के आ रहा है ताकि हमें गुमराह किया जाए। करेक्ट। और ऐसा होता है। जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्सरसाइज होता है ना, उसमें सबसे बड़ा गेम होता है डिसइंफॉर्मेशन का। अगर हम ये कहते हैं कि स्पाइंग ऑपरेशन इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो उसमें आपको सबसे पहले ये पता करना है ये इंफॉर्मेशन है या ये डिसइंफॉर्मेशन है, आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही। राजीव गांधी की हत्या से पहले लंदन से एक बैंकर आए, अर्जुन सितम्पलम उसका नाम था। वो रेगुलरली एलटीटी को फंड करता था। वो आके राजीव गांधी से मिलके यही बातचीत किया कि आप, लगता है सारा समीक्षा ये कह रहे कि आप पावर में वापस आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि उसके पहले आईपीके श्रीलंका में गए, हमारे इतने सोल्जर मारे गए, उतने उनको सोल्जर्स मारे गए, तो ऐसा कोई ऑपरेशन और ना हो जिसमें लोगों की जाने जाए। तो हम लोग पीस के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी सहायता करेंगे आपके साथ, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। राजीव गांधी का एक ही जवाब था कि दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन वायलेंस के रास्ते के जरिए नहीं। बी क्लियर अबाउट इट। हम बिल्कुल पीस के लिए है। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज के आपके 4 लोगों को मारे, या मेरे अपने इतने हजारों जवान हजारों की तादाद में मारे गए। मैं भी नहीं चाहता था ये, लेकिन आर्म्स के जरिए हम बात नहीं करेंगे, वायलेंस के जरिए हम कोई बात नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। उसके 3-4 दिन बाद अर्जुन सिदम्पलम आया, उसके 3-4 दिन या 10 दिन बाद कुछ और लोग आए। सो लगातार लोग आते रहे राजीव गांधी को ये कहने के लिए कि एक अभी इलेक्शन सामने है, नया सरकार बनेगा, सब कह रहे हैं कि आप पावर में वापस आने पड़े, हम भी चाहते हैं आप आइए, हम अपने रिलेशनशिप को और बेहतर करें। अब एक तरफ ये चल रहा है, अक्रॉस पार्क स्ट्रीट क्या चल रहा था जाफना के अंदर, पूरी तैयारी कि राजीव गांधी को चुनाव से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में वापस आने से पहले कैसे मार दिया जाए। वी हैव टू स्टॉप हिम फ्रॉम रिटर्निंग टू पावर। दैट वाज द सोल मोटिवेशन। तो उसकी सारी तैयारियां चल रही थी। जब यहां ये बातचीत हो रहा था, इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, पीस टॉक्स की बात हो रहा था, तो तब जो मास्टरमाइंड था शिवरासम, वन आइड जैक, उसका जो पूरा टीम था वो सारा ग्राउंड तैयार कर रहे थे अपना, कि राजीव गांधी यहां आएंगे इलेक्शन के लिए, हम उनको मार देंगे। सो सी व्हाट अ ग्रेट गेम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। इधर में ओवरटली आप मेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये छवि पेश कर रहे हैं कि हम पीस टॉक्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम चाहते हैं आप पावर में वापस आए। कोवर्ट में क्या हो रहा था सीक्रेटली, कि आप पावर में वापस नहीं आए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग आके बात कर रहे थे पीस के लिए, वो तो कोलंबो से नहीं आ रहे थे ना, वो सब जाफना के लोग थे। ओपनली वो जाफना के लिए बात कर रहे थे, वो एलटीटी की ओर से बात कर रहे थे। सो देखिए, तो जो लोग राजीव गांधी के पास आके शांति की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम, दे वर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एलटीटी, वो एलटीटी के लोग थे, अलग लोग नहीं थे। और वो आके यही तो बता रहे थे कि हम चाहते हैं आप पावर में वापस आइए, हम भी चाहते हैं पीस। तो ओपनली एलटीटी के जो लोग आके राजीव गांधी के साथ पीस की बात कर रहे थे, दैट वाज लाइक इंफॉर्मेशन, दैट वाज डिसइंफॉर्मेशन। और जो एक्चुअली घट रहा था तमिलनाडु में, राजीव गांधी को मारने के लिए जो तैयारी किया जा रहा था, दैट शुड हैव बीन इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास होना चाहिए था, फिर ये घटना नहीं घटती। तो क्या, जिसको हमने अभी बोला कि गेम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, कैसे आप लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी अटेंशन पूरी तरह डाइवर्ट कर देते हैं, उनको कुछ दूसरा छवि दिखा देते हैं। वही उन लोगों ने दिखाया हमें, ताकि हम इसके बारे में सोचे ही नहीं। तो आई थिंक जो मेन चीज मुझे समझ आ रही है इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज डिसइंफॉर्मेशन इन ऑल दीज ऑपरेशंस।
ये शायद मेन चीज हो। एब्सोल्युटली। ये इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के बीच में जो लाइन है, वो लाइन कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्या वो वाकई में सही है? यस यस। सही है तो ठीक है, हाँ। और अगर सही नहीं है, इसके मतलब इसके पीछे कोई साजिश है, कोई गेम प्लान होगा। राइट राइट राइट। वो समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक देश का एक डिप्लोमेट इस देश में पोस्टेड होते हैं, यस यस। जिससे वो आपसे भी कंसल्ट किया जाता है कि फलाने को हम भेज रहे हैं एज एन एम्बेसडर। उनके बारे में सारी जानकारी जो है इकट्ठा करते हैं, एक असेसमेंट अपना करते हैं। यस। भी वो आ रहे हैं ऑलवेज टू मेंटेन द रिलेशनशिप दैट यू हैव विथ दैट अदर कंट्री, द कंट्री ही इज रिप्रेजेंटिंग। अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उसको कैसे बेहतर की जाए, कैसे स्टेटस को मेंटेन की जाए। लेकिन अगर वो इसलिए आ रहे हैं कि आप वो दिखाएंगे कुछ, लेकिन पीछे कुछ और करता रहेंगे। जैसा मान लीजिए उनके पास अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन हो, उनका ये दायित्व बनता है कि आपके साथ शेयर करे। लेकिन अगर वो नहीं करे, अगर उस चीज को उन्होंने दबा दिया तो यस। इसके मतलब वो इनडायरेक्टली चाहते हैं कि आपके नुकसान हो, लेकिन सामने से वो कुछ और मेंटेन कर रहे हैं। और आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है ऑफ से अ पर्सन हु लिव्ड एज अ लोकल अक्रॉस द बॉर्डर जो शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं? देखिए स्टोरीज ऐसे कई सारे हैं, बट वही है कि लोगों को वही पता चलता है जब खबर बन जाता है, वो पकड़ा जाता है। अदरवाइज स्पाई इज ऑलवेज स्पाई, और उसको सीक्रेट में रहना चाहिए। आई थिंक ऐसे जितनी कहानियां हमारे पास है या हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, या पब्लिक डोमेन में भी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है, सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी जो है रविंद्र कौशिक की कहानी है। ऑफ कोर्स रविंद्र कौशिक को एक ट्रेजिक हीरो माना जाता है, क्योंकि उसको पाकिस्तान में मार दिया गया था जेल के अंदर। इंडियाज ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है उनको। एग्जैक्टली। एंड प्रोबेबली ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम spy we have ever seen. He looks a replica of Vinod Khanna, a young Vinod Khanna. आप गूगल करके उनकी इमेज देख लीजिए, फोटोग्राफ। तो एक दिन उसका कोई एक प्ले खत्म हुआ था, उसको रॉ का कोई आदमी जाके मिला और बोला कि तुम नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा प्ले लिखते हो, ऐसा किरदार के रोल अदा करते हो, लगता है तुम्हारे अंदर ये जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है बहुत स्ट्रांग है। तो ये तो नाटक है, असलियत में कुछ करना चाहेंगे? तो मतलब क्या? तो वहां से कुछ बातचीत शुरू हुई और उसको इवेंचुअली रॉ में लिया गया, उसका ट्रेनिंग हुआ, और एक दिन उसको बोला गया कि हम तुमको एक पर्टिकुलर गांव में ले जाके छोड़ देंगे, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके तुमको वापस आके हमको रिपोर्ट करना है। तो गाड़ी में बिठाया, कहीं जाके छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसको मालूम पड़ा वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। उसको जो बॉर्डर क्रॉस करके छोड़ा, उसी के लोगों ने, कोलिग्स ने, उसको नहीं मालूम था, उसको बताया नहीं गया था। ओह माय गॉड। ओके। ये उसका प्रैक्टिकल टेस्टिंग चल रहा है। वो उस वक्त भी पकड़ा जा सकता था। और उसको हमेशा के लिए जेल में। अच्छा, लेकिन वो अपना काम करके वापस आया। तो उसने साबित कर दिया कि हाउ केपेबल आई एम, मैं क्या कर सकता हूं। तो देखो, उसने गुस्सा भी किया था कि बोलना तो चाहिए था। तो बोला बोलते तो तुम जाते क्या? उसका भी हौसला बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। दिल्ली में अजमेरी गेट के पास एक मौलवी के पास उसको ले जाया गया और अब उसको समझा दिया गया कि तुम्हारी पोस्टिंग पाकिस्तान में होगा। तो तुमको एक पाकिस्तानी बनना है। कैसे? सबसे पहले तुमको कन्वर्ट करना है इस्लाम में, और वो सारे रिचुअल्स, कायदे, कानून, तरीके सब सीखना है, कस्टम्स। तो एक मौलवी ने उसको ट्रेनिंग दिया, वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, सर्कमसिशन वगैरह जो भी करना है सब कुछ किया गया उसके साथ।
और 1 साल से वो ट्रेनिंग लेता रहा टू अंडरस्टैंड कि एक मुसलमान कैसे सोचता है अपने रिलीजन के बारे में और उसका असर उसकी निजी जिंदगी में क्या होता होगा। ओके। और पैरेलली एक कुछ ऐसे आइडेंटिटी कलेक्ट किया गया किसी पाकिस्तानी का, एक 4 साल के बच्चे का, जो कहीं मारा गया था, जो खबर हमारे इंटेलिजेंस के पास था लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं था। तो फॉर इन पाकिस्तान रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर 4-year-old बॉय इज स्टिल अलाइव। ओके। उसका इस वक्त इतना उम्र होना चाहिए था इफ ही वॉज अलाइव। तो रविंद्र कौशिक को वो आइडेंटिटी दे दिया गया, अंडरस्टूड, नबी अहमद करके। और वो पाकिस्तान में जाके बस गया। उसने क्या किया, उसने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, लॉ पढ़ा। वहां उसने अपना थिएटर ग्रुप चालू कर दिया। He started his own theater groups. ओके। वो लॉ कॉलेज में क्यों गया? क्योंकि लॉ कॉलेज में जो पाकिस्तान के अपर एचेलन ऑफ द सोसाइटी जो है, हायर अप्स, वहां के लोग, खास करके आर्मी के बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। उन लोगों से दोस्ती किया, उन लोगों के घर पहुंचा। दोस्त के घर नहीं पहुंचा, दोस्त के बाप जो आर्मी में कोई सीनियर पोजीशन में, उसके घर पहुंचा। अगर सही माने में देखा जाए तो। फिर उन लोगों के साथ बातचीत करके, जानकारी लेके, हो सकता है थोड़ा सिफारिश भी लेके, उसने आर्मी ज्वाइन करने के लिए एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू में पास हो गया, पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर गया इन दी ऑडिटिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके। बट ही ज्वाइन द पाकिस्तानी आर्मी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, फ्रॉम स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म टू बाइंग ऑफ आर्म्स। उसके बाद वो क्या करता है, वो इंस्पेक्शन में जाता है, एक यूनिफॉर्म सप्लायर जो पाकिस्तान आर्मी को यूनिफॉर्म सप्लाई करता है, तो उसके साथ तो पैसे की लेन देन होती होगी ना, तो वहां ऑडिटिंग के लिए वो जाता है, उनके साथ दोस्ती कर लेता है। तो दैट एल्डरली पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अ लाइकिंग फॉर हिम। घर में खाने पे बुलाते हैं, उनकी बेटी से इश्क करता है, शादी कर लेता है। यूनिफॉर्म्स सप्लाई लेके वो जनरल जियाउल हक, जो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी में नंबर 3 थे, भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर, उनके घर पहुंच गए कि कुछ मिस्टेक्स था आपके यूनिफॉर्म में, वो करेक्ट करके मैं ले आया, तो मैं ऑफिस नहीं जा सका, मैं यहां आ गया, इफ इट इज ओके। तो बोला ठीक है, अंदर आने दो। वो जाके मिले, एंड ही न्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज वेरी गुड लुकिंग एंड ही न्यू हाउ टू चार्म। उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, जो बहुत जरूरी है किसी इन्फिल्ट्रेटर के लिए। वहां से जियाउल हक के साथ उसका एक हल्का सा रिलेशनशिप बोलिए, कम से कम उनके गुड बुक्स में वो आए। और वो काम करता रहा, मेजर का रैंक मिला, उसको मेडल मिले, और वो आखिर में जाके जनरल जियाउल हक के ऑफिस तक पहुंच गया एज अ स्पेशल स्टाफ। अभी ये कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार उसके लेंस से इस कहानी को सोचिए, क्या टर्मोइल के साथ वो जिया होगा। Of course. It is an incredible emotional pressure on you. आपको हर वक्त अपने से सबसे पहले युद्ध करना पड़ता है। You are learning to unlearn yourself. हर जगह आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं भी आपका एक इमोशनल लीकेज हो सकता है। नॉर्थ इंडिया का आदमी अगर मान लीजिए मलयाली बन के कहीं, वो उसको कॉफी का क्रेव होगा या चाय का क्रेव होगा, समझना पड़ेगा ना, या दूध का क्रेव होगा, गाजर का हलवा का क्रेव होगा। ही प्रॉब्ली शुड बी आस्किंग फॉर कॉफी एंड मैसूर पाक। लेकिन क्रेविंग अगर मैसूर
गाजर की हलवा के लिए हो रहा है, वहां मांग के तो अपने आप को एक्सपोज कर देगा ना। Yeah. तो इतने सारे लेवल पे एक इतना छोटा लड़का जिसका सिर्फ कुछ दिन, अबाउट अ ईयर और सो, 1 साल 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग हुआ रॉ में या किसी मौलवी के पास, उसने जाके इतना कुछ हासिल कर लिया, इतने लोगों को उसने आंखों में धूल झोंक दिया, बट खुद कितना सैक्रिफाइस किया होगा, क्योंकि वो एक पति था किसी का, उसके वाइफ ने कोई गलती नहीं की, Right. उसका एक बच्चा था, वो जब पकड़ा गया था, हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, Oh. वो हर रात घर आके अपने वाइफ को कैसे फेस करता होगा, कितना झूठ बोलता होगा वो। जब एक ऐसा सिचुएशन आया कि कौशिक को लगा कि अब शायद मैं एक्सपोज हो जाऊं, अब शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट शक करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा छानबीन चल रहा है, उनको लग रहा है कि अंदर कोई एक छुपा है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, Yes. और अल्टीमेटली वो जीरो डाउन मुझ पे ही करेंगे। तो ऑब्वियसली उसने मैसेज भेजा अक्रॉस द बॉर्डर। तो रॉ के अंदर जहां तक मैंने सुना है, दिल्ली में ऐसे कुछ बातचीत हुआ कि इसको इस तरफ मत लेके आओ बॉर्डर क्रॉस करते हुए, Okay. क्योंकि पकड़े जाने की बहुत बड़ी संभावना है और फिर सारा गेम खुल जाएगा, किसी और एक देश में भेज दो, उसके बाद देखेंगे। जहां तक हमने सुना है कि कौशिक जो है वो अड़ गया था इस बात पे कि मेरे बच्चे का जन्म जो है वो इंडिया में होगा, मेरे देश पे, तो मैं इंडिया वापस जाऊंगा, अपनी बीवी को यहां छोड़ के नहीं। Oh. और दिल्ली जो है उसकी बीवी का जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर मैटर करता था। Correct. अब इसका इमोशनल असर उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि वो भी ये बात समझता था मैंने अपना सब काम किया, बट इसका कीमत मेरा बच्चा या मेरे वाइफ क्यों चुकाए, क्योंकि कहीं जाके अल्टीमेटली वो तो एक ह्यूमन बीइंग है, सोल तो एक ही है ना, दिमाग भी तो एक ही है। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, लेकिन आप ही ये सोच रहे हैं अकेला, तो वो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर सकता था अपनी वाइफ को लेके। और इसी दौरान ऐसा कुछ करते हुए इंडिया से एक कोई पर्टिकुलर एजेंट गया पाकिस्तान में, जिसको उसे कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हैंडओवर करना था, Yeah. और उसी दौरान वो पकड़ा गया, क्योंकि वो इंडियन एजेंट पकड़ा गया, Yes. और उसके मुंह से खुल गया कि मैं फलाने को मिलने के लिए आया हूं और रॉ एजेंट है। तब जाके सोचिए पाकिस्तान को कितना बड़ा शॉक मिला कि एक आदमी जो हिंदू है, रॉ का एजेंट है, वो मुसलमान बन के हमारे यहाँ आया, पाकिस्तानी बना, पुराना रिकॉर्ड को अपना एम्ब्रेस करके वो आर्मी ज्वाइन किया, शादी किया, प्रेसिडेंट के ऑफिस तक पहुंच गया। हम लोग को किसी का कुछ नहीं पता था। शायद इसीलिए जब उसको कोर्ट मार्शल करके डेथ सेंटेंस देना था, तो आईएसआई ने बोला था इसको मारो मत, इसकी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो, ये तो चाहता ही है इसको मार दिया जाए, डोंट, इसको जीवित रखो, कीप हिम अलाइव, हम लोग इसको हर दिन टॉर्चर करेंगे और इसको कम से कम अगला 20 साल तक इस बात का एहसास दिलाओ कि तुमने क्या किया हमारे साथ। और जिन्होंने वो फोटोग्राफ देखा है, विनोद खन्ना जैसा लुक, मैं नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत रिजेम्बलेंस है दोनों में। Yes. he was too handsome a guy, man। और जो हालत उनका बाद में हुआ जेल के अंदर, किसी के लिए शायद ये संभव नहीं है ये बताए कि ये एक ही इंसान का पिक्चर है। पर मैं जब रिसर्च कर रही थी ना, जी। इनके बारे में भी मैंने रिसर्च की थी, रविंद्र कौशिक जी। के बारे में, और मैंने एक आई थिंक उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो व्हेन ही वाज कॉट, आई थिंक रविंद्र कौशिक ने ये कहा था कि हैड आई बीन एन अमेरिकन आई वुड हैव बीन आउट ऑफ जेल इन अ फ्यू डेज, बट 3 days आई थिंक, यस, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा क्यों हुआ कि एज एन इंडियन? बताओ, देखिए उसका पहली बात है कि अब अमेरिका की जो पावर है, इन्फ्लुएंस है दूसरे देशों के ऊपर, उसके साथ हमारी तुलना नहीं कर सकते। और खास करके 80s में अमेरिका का कोई अगर स्पाई या कोई सोल्जर या कोई भी एजेंट किसी देश में पकड़ा जाता है, उसको कैद कर दिया जाता है, वहां पे अमेरिका को उसको छुड़ाने के लिए बहुत कम समय लगता है।
बाय यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस। Yeah. दूसरी बात यह है कि जब रविंद्र कौशिक पकड़ा गया था, उस वक्त रॉ के अंदर 2-3 अलग अलग डिविजन्स था कि क्या उसको वापस ले आना चाहिए या नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे एजेंट का यही फेट होता है। उनको मालूम होता है जब वो इस प्रोफेशन को अपना लेते हैं कि ये मेरा अंजाम होगा, शायद किसी को पता नहीं चलेगा, कहीं एक दिन मैं कहीं मर जाऊंगा, एंड आई विल डाई एन अनसन। मेरी फैमिली को भी शायद पता नहीं चलेगा। तो उसको नाउ ही इज अ रिटन ऑफ केस, द बैड डेट केस, राइट हिम ऑफ। ये भी कहा जाता है कि 1980 में मिसेस इंदिरा गांधी पावर में वापस आने के बाद उन्होंने ही उसका नाम दिया था ब्लैक टाइगर। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, वी हैव टू वर्क फॉर हिम, वी हैव टू हेल्प हिम आउट, उसको बाहर कहीं निकालो। उसके लिए जिस जेल में वो बंद था उसमें से एक पर्टिकुलर प्रिजन में कुछ राइट्स वगैरह इंजीनियर किया गया था बाय आवर हैंडलर्स एंड एसेट्स एंड आवर एजेंट्स, ताकि उस कमोशन के दौरान उसको वहां से हम लोग निकाल ले, फिर बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे या कहीं किसी और देश में भेज देंगे अंडर ए डिफरेंट आइडेंटिटी। वो सब कोई मतलब कि नाकामयाब रहा, वो सफल नहीं रहा ऑल दोस ऑपरेशंस, और अल्टीमेटली उसने वहां दम तोड़ लिया। लेकिन देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जब हमारा ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वहां पकड़े जाते हैं तो हम उसी अमेरिका के साथ बात करते हैं और अमेरिका उनके साथ बात करते हैं, जिसका बहुत सारा डिटेल्स मेरे किताब में है कि ये इंडिया पुराना वाला इंडिया नहीं है। और यही बात न्यू दिल्ली ने भी वॉशिंगटन को कहा था कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम आपसे मदद मांग रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ जो भी, अभी हम तो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक एस्केलेट हो गया है सिचुएशन, एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गया है, हल्का सा हो भी गया है, क्योंकि डॉग फाइट तो हुआ ना दोनों के एयरफोर्स के बीच में। आप बात कीजिए। उन्होंने बात किया और उन्होंने भी उनको यही बताया कि बात को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि नुकसान तुम्हें भी कुछ कम नहीं होगा, तो वापस कर दो, क्योंकि फिर मामला यहां जो, फिर हम भी जिम्मेदारी लेंगे कि इंडिया की तरफ से और कोई हमला ना हो। तो अभिनंदन 24 घंटे के अंदर वापस आ जाता है। अब पैरेलल देखिए कुलभूषण जाधव वहां पकड़ा गया, उसके खिलाफ सीरियस चार्जेस था पाकिस्तान का कि तुमने यहां के टेररिज्म किया, इतने सारे लोगों की जानें तुमने ली, इतने सारे लोगों को तुमने मारा, तुमने हमारे आर्मी के खिलाफ, देश के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, और तुमने ये सब किया। उसका डेथ सेंटेंस हुआ। फिर इंडिया ने जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में एप्लीकेशन फाइल किया। we questioned the decision, asked the International Court of Justice to intervene। उन्होंने क्या, वहां सुनवाई हुई दोनों तरफ से, और उन्होंने जो डेथ सेंटेंस है उसके ऊपर स्टे लगा दिया। लेकिन हालांकि आज भी वो पाकिस्तान जेल में तो है, और आज मुझे पता नहीं उनके बारे में कोई सोचता है कि नहीं, क्योंकि शायद उसका यूटिलिटी जो है खत्म हो चुका है। तो अगर आज के तारीख में हम कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं कर सकते हैं कुलभूषण जाधव के नाम से या उसके केस से, पता नहीं हम उसके बारे में कहां तक सोचना चाहते हैं या एट ऑल सोचेंगे या नहीं। तो ये है डेफिनेटली इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट हर स्पाई का यही जिंदगी होता है। करेक्ट। और जब भी हम स्पाई या फिर एस्पियोनाज की दुनिया के बारे में बात करते हैं, अजित डोवल जी का नाम हमेशा आता है। तो उनका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इसमें? देखिए, ही इज अ हार्डकोर प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, वेरी हैंड्स ऑन, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम। उनको हमेशा रिजल्ट चाहिए। ये हो सकता है लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, लेकिन अगर हारना भी है तो लड़के हारना है। बैठना नहीं है, चुप करके एक्शन लेना है। बहुत प्रोएक्टिव है। नहीं तो कोई एक आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर करता है एज डायरेक्टर ऑफ आईबी, वो एक इक्विवेलेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर होता है। जो होम मिनिस्टर के अंडर है
but who has a direct access to the Prime Minister. Yeah. वो रिटायरमेंट के बाद एक ऑपरेशन प्लान करता है दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए। कौन करता है ये सब? Right. वो तो उनको तो एक अलग जिंदगी जीना है उस वक्त। बहुत अच्छा पेंशन, बहुत अच्छा घर, बच्चे जो हैं दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर ग्रोइंग अप। कोई जरूरत नहीं था उनको सब करने का, लेकिन वो एक्टिव रहे। Yes. उन्होंने एक फाउंडेशन खोला, विवेकानंद फाउंडेशन, जिसमें वो लाइक माइंडेड बहुत सारे लोगों को लेके आए। और उन्होंने हमेशा यही कोशिश किया कि पूरी दुनिया को बताते रहो अपने रिसर्च के जरिए कि सिक्योरिटी थ्रेट्स कहां से क्या क्या है, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो दुनिया के लिए कहां कहां क्या क्या खतरा पैदा कर रहे हैं, हमें कैसे उनके साथ जूझना चाहिए। तो गवर्नमेंट का हिस्सा ना होते हुए भी वो एक तरफ से देखा जाए देश के लिए तो काम करते रहे। देश के लिए काम करना तो सरकार के लिए काम करना होता है एक तरह से देखा जाए अगर। और उसके बाद उनको जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाकर लाए। ही वॉज अपॉइंटेड NSA इन 2014। उनका रिसर्च चलता रहा तो उनको एग्जैक्टली मालूम था कि अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ काम करना है तो मुझे क्या करना है। इसीलिए ही शायद वो कुछ कहानियां जो है ना बाहर में जाके बोल दिया, और किसी ने और कोई नहीं करता है। आप मुझे एक स्पाई दिखाइए कोई बड़ा जिसने आके पब्लिकली अपने कुछ इंसिडेंट्स लोगों को बताया होगा, क्योंकि उनको शायद मालूम था कि लोग उलझे रहेंगे इन सब बातों के अंदर, ताकि असल में मैं क्या कर रहा हूं किसी को जानने की नौबत ही ना आए। ये मेरा एनालिसिस है, मेरी असेसमेंट, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, बट मैं इस तरह उनको देखता हूं। उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप है जहां वो कहते हैं कि उनको पूछा गया था कि आपको डर नहीं लगता है। हाँ, उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है डर 3 किस्म का होता है। एक, आप एक्शन से पहले जो डर आपको लगता है यार क्या होगा पता नहीं। सेकंड है एक्शन के वक्त, और थर्ड है एक्शन हो जाने के बाद कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये तीसरी कैटेगरी का आदमी हूं, मैं बाद में सोचता हूं। He doesn't mind calling a spade a spade। जहां तक मेरी जानकारी में है ये उन्हीं की सलाह थी कि जो देश हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारे टेररिस्टों को पनाह दे रहे, उन्हें एक बहुत कड़ी मैसेज देना चाहिए। और उनका कहना सही निकला। आप देखिए, उरी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। Yes. पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट किया। फिर पहलगाम हो जाता है, हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है। Yes. क्या पाकिस्तान चुप बैठा रहा? नहीं। कैसे फरीदाबाद में 3.5 टन अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, और ठीक उसी दौरान रेड फोर्ट के बाहर दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी एक्सप्लोसिव्स आ चुका था एक बड़े ऑपरेशन के लिए। वो लोग, क्योंकि फरीदाबाद में माल पकड़ा जा चुका है, वो लोग अपने एक्सप्लोसिव्स जहां स्टोर किया गया था उसको शिफ्ट कर रहे थे, रिलोकेट कर रहे थे। जहां कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ हुआ और वो फट गया। Yes. नहीं तो कितना बड़ा कांड हो सकता था। Correct. क्या उसके बावजूद भी एक्सप्लोसिव्स का मूवमेंट बंद हुआ? नो। नहीं। राजस्थान में 10,000 किलो पकड़ा गया, और जब हम ये बात कर रहे हैं हमें पता नहीं कि कहीं महाराष्ट्र में कहीं घुस चुका है, कहीं और हो चुका है। लेकिन यह भी सच है कि शायद ये जो पकड़ा जाता है इसका न्यूज भी कभी कभार सिलेक्टिवली बाहर कर दिया जाता है, और बहुत सारी जगह भी पकड़े जा रहे होंगे। Yes. जो हम नहीं बताते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन, Correct. क्योंकि दुश्मन को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि हमारे बारे में उन लोगों को कितना मालूम हो चुका है। उनको शायद ये लगता है कि हाँ, हमने एक जगह X में इतना क्वांटिटी में RDX भेजा है, वहां सही सलामत रखा है। तो जब आपने कुछ प्लेयर्स को भेजेंगे उसको अंजाम देने के लिए, तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे। Right. और एक्सप्लोसिव तो तब तक ऑलरेडी जब्त किया जा चुका है। लेकिन अगर हम बता देते तो वो लोग चौकन्ने हो जाते ना। Yeah. और जब हम धुरंधर जैसी मूवीज देखते हैं, और धुरंधर इतनी पॉपुलर हो गई है, अभी पार्ट 2 आ रहा है, तो जो स्पाई वर्ल्ड है जो दिखाया जाता है, असलियत का क्या वैसी ही होती है या कुछ अलग होता है? उल्टा होता है। स्पाई की दुनिया बोरिंग होता है,
लोनलीनेस होता है, आपको उस कहानी को 2.5 घंटे के अंदर बोलना है, तो जाहिर है यू हैव टू एम्पलीफाई थिंग्स, यू हैव टू स्पीड अप द टाइमलाइन। करेक्ट। आपको कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ बनाना है, हाँ, आपको शायद एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर करना है, जो मेरे किताब में भी है। मेरे किताब में जो कैरेक्टर है आदित्य सिंह, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो तो एक्चुअली एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर है ना। उसने अकेला जो काम किया, असलियत में तो उसके साथ उसका और बहुत सारे हैंड्स होंगे ना, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको किसी को समझाना या लिखा जा सकता है, वो बात नहीं है, लेकिन कहां तक वो दर्शक के लिए मनोरंजन होगा उसमें डाउट है। तो अगर आपको समरी करके बोलना है तो ऑटोमेटिकली वो जो है, और उसको सिंप्लीफाई करके बोलना पड़ता है। तो उसके लिए अगर उसका विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो थिंग्स हैव टू चेंज, यू नो। मतलब कि तो लेकिन ऐसे बहुत सारे लेकिन और भी कारण है। अब देखिए, अगर आप हमारे स्पाई फिल्म के साथ हॉलीवुड की स्पाई फिल्म की तुलना करेंगे तो उनका स्पाई फिल्म ज्यादा रियलिस्टिक होता है। उसका कारण इसलिए यही है सिर्फ कि वहां की जो राइटर्स हैं, वहां की जो फिल्म मेकर्स हैं, उनके साथ शायद जो एक्चुअल फील्ड के लोग होते हैं, उनका डायलॉग ज्यादा होता है। उनकी राइटर्स के रिसर्च एक अलग डेप्थ का होता है, उन लोग का अप्रोच एक अलग होता है। हमारे यहां हम लोग अखबार या 2-3 किताब पढ़ के सोचते हैं कि हमें समझ आ गया स्पाई कैसा होता है, हमें कुछ नहीं मालूम। हम जो फिल्में देखते हैं, स्पाई मतलब ऐसा चौड़ा होकर बंदूक लेके कोई जा रहा है, तो फिर सबको पहचान जाएगा स्पाई कौन है। वो जो मृदुला स्वामी कैरेक्टर है मेरे किताब में, शी इज समवन लाइक यू, जिसको कन्वर्ट किया गया बाद में। इट वाज अल्टीमेटली हर डिसीजन, बट दे हैड टू वर्क ऑन हर। दे सॉ टू इट दैट बिकॉज दे सॉ कैपेबिलिटीज इन हर कि ये शायद हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि हर रिक्रूट को एक अच्छा स्पाई बनाया जा सकता है। अब फिल्म में आप इतना कुछ दिखाना चाहेंगे तो आपको पता चला आपको 10 फिल्म बनाना पड़ेगा शायद, विच इज नॉट फिजिबल। करेक्ट। तो इसलिए फिल्म हमेशा बहुत लार्जर देन लाइफ हो जाता है। लेकिन जो अवॉइड किया जा सकता है वो यही है कि कुछ चीजें बहुत फिल्मी हो जाता है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है इन माय ओपिनियन। जो हॉलीवुड की फिल्म में इतना नहीं होता, दैट इज व्हाई दे आर क्लोजर टू रियलिटी, और हम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है धुरंधर ने एक रास्ता खोल दिया। धुरंधर में जो मेरा असेसमेंट है कि क्यों अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो है वो ज्यादा लाइमलाइट में आ गया देन रणवीर सिंह। रणवीर सिंह इज अ मच बिगर स्टार, इज अ सुपरस्टार, लेकिन व्हाई अक्षय खन्ना इज एवरीवेयर इज बिकॉज द वे वी सॉ हिम, हिज कैरेक्टर। उसका जो यूनिवर्स था वो बहुत रियल लगा देख के। उसका जिन लोगों के साथ उठना बैठना, जिस टेरेन में वो मूवमेंट करता है, उसका हर चीज वो काफी रियल लगता है। उसमें वो एक कोई लाउड अनाउंसमेंट नहीं दिखता है, बॉडी जेस्चर नहीं दिखता है। यू नो, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, यू नो, एवरीथिंग, एंड द वे ही हैज पोर्ट्रेड दैट रोल, यू नो। और एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा डिफरेंट जो टॉपिक है वो टेरर फंडिंग के बारे में है। हाँ, सोर्सेस क्या होते हैं? हवाला ट्रांजैक्शंस, ड्रग डील्स, स्मगलर्स, डार्क वेब के थ्रू क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हुए मनी ट्रांसफर्स। आपको मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं। 1980s में अफगानिस्तान में रशिया ने जाके कब्जा किया, ठीक है। तो अफगान मुजाहिदीन के साथ उनका जंग चल रहा था। इट वॉज अगेंस्ट अमेरिकाज इंटरेस्ट। पाकिस्तान वॉज वेरी क्लोज टू अमेरिका। पाकिस्तान वॉज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान एंड ईरान, और इसीलिए ही अमेरिका वहां, बिकॉज दे वर क्लोजर टू अमेरिका, अमेरिका वहां अपना एक बेस बनाना चाहते थे। सोवियत रशिया को पता चल गया था, वही इंटेलिजेंस बिफोर हैंड, वो उन्होंने वहां जाके ऑलरेडी अफगानिस्तान में बैठ गए। तो अभी अफगानिस्तान के पास वो लॉजिस्टिक्स या फंड नहीं है रशियन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए, तो उन्हें CIA अमेरिका मदद करना चाहते थे, बिकॉज दे वांटेड रशियंस आउट।
डायरेक्टली आर्म सप्लाई नहीं कर सकते, फिर एक वर्ल्ड वॉर लग जाएगा। डायरेक्टली पैसा नहीं कोई कंट्री भेजता है, तो उन्होंने क्या किया, दे एनकरेज ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ हेरोइन फ्रॉम गोल्डन क्रिसेंट, जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्री का एक रीजन को गोल्डन क्रिसेंट बनाया जाता है। और अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे अच्छा क्वालिटी का अफीम का चास होता है, खेती होता है, वहां से सबसे अच्छा क्वालिटी का हेरोइन बनता है। Yes. तो वो हेरोइन का एक्सपोर्ट अमेरिका को ज्यादा शुरू हो गया यूजिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज। Okay. तो वो जो पैसा आ रहा था, उस पैसे से आईएसआई आर्म्स खरीद के मुजाहिदीन को दे रहा था टू फाइट द रशियंस। Okay. लेकिन ड्रग ये सीआईए का डिजाइन था, लेकिन ये ड्रग्स अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा था, यूरोप और अमेरिका। इसको कंज्यूम कौन कर रहा था, अमेरिका के बच्चे। Yes. Yes. बहुत सारे बच्चों की मौत हुई। अमेरिकन पेरेंट्स ने फिर जाके बहुत सारे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ये क्या सीआईए का पॉलिसी है, क्योंकि तब तक अखबार वगैरह में छपना शुरू हो गया था। द मैटर बिकेम पब्लिक कि सीआईए का ये पॉलिसी जो है ये देश के लिए कितना खराब है, ये बूमेरंग कर रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव बन गया है। तो तब अमेरिका ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप जो है इसे बंद कीजिए, नहीं तो अगला वर्ल्ड बैंक का जो लोन है $3.2 बिलियन का, इसे हम रोक देंगे। आई थिंक दिस इज प्रिसाइजली 1983 या 1984। Got it. जनरल जियाउल हक ने, जो स्मगलर्स थे, आयू अफरीदी या अपने भाई को फजल हक को, उनको बता दिया कि यू हैव टू स्टॉप दिस बिकॉज देयर इज ट्रिमेंडस अमेरिकन प्रेशर ऑन मी। बंद कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया, अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम लोगों ने स्ट्रिंजेंट मेजर ली। क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो हेरोइन का कंसाइनमेंट जा रहा था, ये आपने सरफेस में कर दिया। बट द प्रॉब्लम वाज कि अमेरिका में जो बायर थे, दे वर स्टिल वेटिंग फॉर मोर सप्लाईज। तो उन लोगों ने एक रास्ता निकाला नया कि इंडिया को ट्रांजिट कंट्री बनाओ, बिकॉज नोबडी इज एक्सपेक्टिंग द ड्रग टू एमिनेट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव करो, इंडिया में एक दो लोगों को ढूंढो जिनके जरिए तो यहां से माल जो है बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाएगा और इंडिया से चला जाएगा जहां जहां जाना है। हम यहां टेरर फंडिंग कहां आ रहा है देखिए, इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग और डायरेक्टली कैश या आर्म्स। तो अच्छा, ये जिस समय की बात कर रहा हूं उस वक्त पंजाब में टेररिज्म प्रॉब्लम वाज एट इट्स पीक। मिड 80s की बात है, लेट 80s की बात है। सबको मालूम था कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा था, चाहे बब्बर खालसा हो, एनी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो खालिस्तान के लिए लड़ रहे थे, वो उनको सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा था, मीन्स ऑफ आर्म्स एंड कैश, लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो जो इंडिया में बैठे हुए थे, जो लोग उस ड्रग को खरीद के अमेरिका या यूरोप को रीसेल करने के लिए, उनको सेल प्रोसीड्स का एक हिस्सा पाकिस्तान को भेजना था ना, बिकॉज द इंडियन पर्सन इज बाइंग इट फ्रॉम पाकिस्तान, रीसेलिंग इट टू अमेरिका। पाकिस्तान ने कहा मेरे को 10 रुपया की जगह 5 रुपया भेजना, और जो एडिशनल 5 तुम्हारे पास बच जाएगा वो पंजाब में इन लोगों के पास पहुंचा दो, या फलाने के पास पहुंचा दो, who will buy arms from that money, and वो आर्म सप्लाई कर देगा बब्बर खालसा या किसी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को। अभी मैं 80s से 2000 में आ जाता हूं। ये जो मूसेवाला का केस हुआ था, मारा गया था, उसमें एक एक्यूज था, उसका नाम था हरविंदर सिंह रिंदा, कैरेक्टर इन माई बुक। रिंदा को जब लगा कि मैं यहां किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता हूं, तो पाकिस्तान चला गया, वहां जाकर उनकी शरण ले ली। रिंदा वॉज मोर इन टू ड्रग स्मगलिंग, क्लैंडस्टाइन आर्म्स रेल्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, द हार्डकोर क्रिमिनल ही वाज। उसको खालिस्तान ये सब चीज से कोई लेना देना नहीं था। ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं इन सेंटिमेंट्स को अपना धंधा चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए। तो पाकिस्तान में जाके ये
ड्रग जो है, अगर आप पंजाब में बैठ के भी ड्रग सप्लाई कर रहे हैं किसी और एक देश को, आप नॉर्मली उसको प्रोक्योर करते हैं पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान से आता है। तो आप पाकिस्तान में जाके उसी अफगानिस्तान से ड्रग लिया, आपने इसको मैक्सिकन कार्टेल्स को या किसी अदर लैटिन अमेरिकन कार्टेल्स को आपने बेचा। और उनका काम था, उनका वहां तो कोकेन बनता है, तो हेरोइन का सप्लाई अगर वो करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, तो यहां से हेरोइन लेके सप्लाई कर रहे थे। तो वो लोग जब रिंदा से माल खरीदते थे तो उनको रिंदा को पे करना था। तो उसमें रिंदा का पॉइंट दिया था, एक सर्टेन अमाउंट जो है तुम अपने पास रख लो और उससे उसको तुम निज्जर या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजो, चाहे वो खालिस्तान टाइगर फोर्स हो या और ऑर्गेनाइजेशन हो। उनको पैसे की जरूरत है, उनको आर्म्स की जरूरत है, उनको मैन पावर की जरूरत है। तो रिंदा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, वहां से लोग पहुंचाए जा रहे थे विद द कंडीशन कि तुमको यहां की जेल से छुड़वा के हम वहां भिजवा देंगे, लेकिन वहां जाके तुमको जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। सो सेम थिंग इज हैपनिंग। सो निज्जर जैसे टेररिस्ट को जो फंडिंग हो रहा था, चाहे वो आर्म्स का हो या डायरेक्ट कैश हो या किसी और भी तरीके से, वो सारा फंडिंग हो रहा था अगेन फ्रॉम पाकिस्तान थ्रू दिस ड्रग डील्स, through this arms deals. It can be anything. Like in money laundering, that there are many such cases. There had been cases of money laundering जिससे हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीज को फायदा हुआ ड्यूरिंग द 70s एंड लेट 70s की रशियन मनी इंडिया में आता था कम्युनिस्ट पार्टी को फंड करने के लिए। वो कैसे आता था? थ्रू राइस डील्स। हम लोग यहां से परमल राइस भेजते थे, दे यूज्ड टू पे फॉर बासमती, तो जो एडिशनल पैसा होता था वो इन पार्टीज के पास चला जाता था। हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने बातें की, डिस्कस किया, बट एट द एंड जो एक चीज है ना, एंड में इट्स अबाउट ह्यूमंस, राइट? जो स्पाइस भी जाते हैं, इतना साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा या फिर जो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बीती होगी, वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, नो मूवी कैन इवन टेल अस दैट। तो जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी कि it's sad when you think about what they go through. देखिए, आंसर बहुत सिंपल भी है और उतना ही डिफिकल्ट है। सिंपल इसलिए है कि मैसिव मेंटल ट्रॉमा, शायद किसी अनजान देश में आप पाए गए, आपका बॉडी मिला सिर्फ। आई नो ऑफ समबडी हु आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम RNAW वो सिजोफ्रेनिया के इतने बड़े शिकार हो गए थे कि ऐसा घर में न्यूज़पेपर वाला आया संडे के दिन बिल दे के पैसे लेने के लिए। तूने पैसा तो गिन के दे दिया अखबार वाले को, लेकिन जो उसको जो बिल दिया गया ना उनके हाथ में, उसको क्रम्पल करके वो खा गए। He swallowed it because he's still living probably in that era which had done all this damage on his mind, on his soul. अगर आप डबल एजेंट है और आपका एक फैमिली यहां है, आपका एक फैमिली पाकिस्तान में है। आई नो ऑफ अ पर्टिकुलर केस व्हेन अ पर्सन फ्रॉम पंजाब इन्फिल्ट्रेटेड पाकिस्तान फ्रॉम लंदन होके गए और वहां जाके उन्होंने अपनी फैमिली बसा ली, क्योंकि वहां वो पाकिस्तानी है। फैमिली के साथ तो जो भी कनेक्शन है वो इमोशनल है, तो किसको धोखा देगा? जो बीवी इधर है या जो बीवी उधर है? तो एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे कहीं। वो बाद में पकड़े गए, उनको एक मेंटल असाइलम में रखना पड़ा और एक दिन उनका एक मिस्टीरियस डेथ भी हो गया, क्योंकि एजेंसीज को डर ये रहता है कि कल अगर ये मुंह खोल दे तो। रविंद्र कौशिक के बारे में बहुत सारे थ्योरीज है कि हमने जिसको यहां से भेजा था ना, वो इनायत को, इनायत का मिशन ही ये था कि रविंद्र कौशिक को जाके एक्सपोज कर दो। अभी लोग बोलेंगे ये क्या बात हुआ, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, रॉ को गालियां बकेंगे। लेकिन आप रॉ के अंदर आके देखिए, रॉ के लेंस से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा तो सबके साथ होता है। तो ह्यूमन कॉस्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका सही मानों में कोई असेसमेंट करना, जवाब देना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि मैं तो सब बाहर से देखता हूं, मैं लिखता हूं, मैं कभी कभार
जाने अनजाने में ग्लोरीफाई कर देता हूं। मुझे लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बट आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड एनीथिंग। बहुत मुश्किल है वो समझना, क्योंकि वो वही समझ सकता है हु हैज गॉन थ्रू दिस टर्मोइल। करेक्ट। कि अपने आप को हमेशा ये समझाना कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो, और मैं वो हूं जो तुम नहीं समझते हो। तो आई डोंट नो, एक बहुत बड़ा ऑक्सीमोरन या मेटाफर क्या है ये। आई डोंट नो इफ आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। This was truly a very, very, very interesting and more than that, informative conversation. Thank you so much for coming and sharing your knowledge and talking to me and the audience about this world, जिसके बारे में शायद हम उतना नहीं जानते जितना आप जानते हो. So thank you so much for coming. My pleasure. Thank you. So much.